हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब में। ये जो डिक्टेशन आप लिख रहे हैं, यह रामधारी गुप्ता पार्ट 1 का ही अंश है। इसके और भी डिक्टेशन अगर आप लिखना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा आपको नॉन स्टॉप 10 मिनट के डिक्टेशन, न्यूज़पेपर के डिक्टेशंस की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। और इसके अलावा रामधारी गुप्ता पार्ट 2 के जो डिक्टेशंस की सीरीज़ है, उसके प्लेलिस्ट की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप उससे जाकर खंड 2 के डिक्टेशन भी लिख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको डिक्टेशन लिखकर अच्छा लगता है तो डिक्टेशन को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमारे लिए यही एक मोटिवेशन है जिससे हम आपके लिए रोज़ नए नए डिक्टेशन लेकर आएँ। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस डिक्टेशन को शेयर करें। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। महोदय, हमारे यहाँ अशांति क्यों होती रहती है? इसलिए नहीं कि पुलिस वालों की संख्या बहुत कम है। अशांति इसलिए होती रहती है कि समाज में ऊंच नीच है और लोग अनुभव करते हैं कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। कानून और व्यवस्था की समस्या केवल भारत में ही नहीं है। मैं आपसे अमेरिका की ओर देखने को कहूँगी। मैं कहूँगी कि आप अन्य अनेक विकसित देशों की ओर निगाह डालें, जहाँ ना पैसे की कमी है, ना रोजगार की, ना दुनिया के सुख साधनों की। मैं आपको विश्वास दिला सकती हूँ कि एक अकेली स्त्री जितने सुरक्षित भाव से कोलकाता या दिल्ली की सड़कों से गुजर जाती है, उतनी उन देशों के अनेक शहरों से नहीं गुजर सकती। गुजरात को क्या सहायता दी गई? क्या आपने इसके आंकड़े देखने का कष्ट किया है? मैं यहाँ कागज पत्र लेकर नहीं आई हूँ, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि गुजरात को भारत के कई राज्यों की अपेक्षा अधिक सहायता मिली है। आपने एक या दो विशेष परियोजनाओं की चर्चा की है। प्रत्येक परियोजना पर उसकी आवश्यकता के अनुसार विचार किया जाएगा और आवश्यकता का यह अभिप्राय नहीं है कि अमुक फर्म या व्यवसाय ग्रह को क्या मिलता है। आवश्यकता का आशय यह है कि उससे देश को अपने पांवों पर खड़े होने में सहायता मिलती है या नहीं। हमें उर्वरकों की आवश्यकता है। हम उन्हें प्राप्त करने के लिए सभी संभव उपाय कर रहे हैं, लेकिन हम विदेशी कंपनियों के हाथ बिककर उर्वरक नहीं पाना चाहते और जब तक मैं सत्तारूढ़ हूँ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। चाहे कैसा भी दबाव क्यों ना पड़े, अगर आप चीखना चाहते हैं तो विश्वास रखिए, आप मुझसे ज़्यादा ज़ोर से नहीं चीख सकते। आपका मुझे आपसे कहीं ज़्यादा अनुभव है। प्रत्येक मामले को तब तक तय किया जाएगा जब वह विचार के लिए उठाया जाएगा। जहाँ तक टाटा परियोजना का संबंध है, वह योजना अभी सरकार के सामने नहीं आई है। यदि वह आएगी तो उस पर वैसी अन्य योजनाओं की तरह समुचित विचार किया जाएगा। अतीत में हमने कई बातों पर जल्दबाजी से काम लिया और आज हम उसका फल भुगत रहे हैं। आप महानुभावों को
इस पर लिखी गई अनेक पुस्तकों के नाम बता सकती हूँ, जिनके लेखक ना तो भारतीय हैं और ना ही आदर्शवादी। महोदय, प्रत्येक कदम फूंक फूंक कर रखना होता है और हो सकता है कि हम कुछ वर्ष गंवा दें, लेकिन स्वतंत्रता गंवाने की अपेक्षा वह अच्छा होगा। स्वतंत्रता का अर्थ केवल अपनी सरकार होना नहीं होता, बल्कि उसका अर्थ होता है कि हम निर्णय स्वयं कर सकें। हो सकता है कि वे निर्णय गलत हों, लेकिन वे हमारे निर्णय भारत के निर्णय होने चाहिए। हमें कपड़ा उद्योग की समस्याओं का भी ध्यान है। हमने आधुनिकीकरण के लिए विदेशी सहायता की आवश्यकता को स्वीकार किया है। योजना आयोग ने कपड़ा उद्योग के लिए एक कार्यकारी दल नियुक्त किया था, जिसने इसकी समस्याओं पर विचार किया। सिद्धांत रूप में यह निर्णय किया गया कि वित्तीय अभिकरणों के द्वारा धन उपलब्ध कराया जाए। हम अब वित्तीय संस्थाओं से बातचीत कर रहे हैं कि इन उद्देश्यों के लिए उधार की शर्तें कैसे उदार बनाई जा सकती हैं। आपने बंगलुरु की घटनाओं और बंबई में किए गए हमारे कुछ निर्णयों की भी चर्चा की है। आप यह भूल गए हैं कि वे निर्णय वास्तव में कांग्रेस द्वारा पिछले आम चुनावों के शीघ्र बाद किए गए थे। उन पर कार्य समिति में विचार विमर्श और एक राय से सहमति हुई थी और बाद में उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने स्वीकार किया था। बंगलुरु में हमने केवल मोटे तौर पर नए सिरे से दिशा निर्देश दिया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि जब तक देश उस दिशा की ओर ना बढ़े तब तक वह प्रगति नहीं कर सकता। मैं नहीं समझती कि आदर्शवाद और व्यावहारिकता को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। सभी देशों को अपनी अपनी प्रगति किसी न किसी सिद्धांत पर आधारित करनी होती है। प्रश्न केवल यह नहीं है कि भारत में क्या हो रहा है, बल्कि प्रश्न परिवर्तन की उस लहर का है जो दुनिया भर में देखी जा सकती है। यहाँ अनुशासन और धैर्य के अभाव के बारे में काफ़ी कुछ कहा गया है। मैं समझती हूँ कि इन शब्दों का प्रयोग करने से पहले आपको इनका अर्थ ठीक से समझ लेना चाहिए। आप शायद इसे अनुशासन कहेंगे कि इंग्लैंड में लोगों से बेकार ली जाती थी और उनसे दुर्व्यवहार किया जाता था, या छोटे छोटे बच्चे अंधेरी खानों में काम करने के लिए जाते थे और अंधे होकर बाहर निकलते थे। जब वे इन सब के प्रति विद्रोह करते थे तो आप शायद उसे अनुशासनहीनता कहेंगे। महोदय, पिछले 50-55 वर्षों से हम खादी संबंधी कार्यक्रम को कार्यान्वित करते आ रहे हैं। इस कार्य की ओर हमने पर्याप्त ध्यान दिया है और हम में से कुछ ने तो पर्याप्त समय भी दिया है। सबसे बड़ी कठिनाई मिल के बने कपड़े से प्रतियोगिता की है। एक और कठिनाई यह भी है कि सदा इतनी खादी उपलब्ध नहीं होती जितनी की उसकी मांग रहती है। खादी का आर्थिक आधार
भारतीय जीवन संबंधी कुछ मौलिक तथ्य है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, जहाँ अधिकांश लोग किसी ना किसी रूप में खेतीबाड़ी से अपना निर्वाह करते हैं। यदि आप एक किसान के जीवन पर दृष्टि डालें तो आप यह देखिएगा कि उसका खेत बड़ा हो या छोटा, वह और उसका परिवार वर्ष भर बराबर खेती के काम में ही व्यस्त नहीं रह सकता। उसे काफ़ी समय बेकार रहना होता है। दूसरे रोजगार की खोज में वह अपना घर छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि खेती के काम में कभी-कभी निरीक्षण की आवश्यकता होती है। यदि बेकारी का वह सब समय जब किसान व्यस्त नहीं होता, खादी तैयार करने के काम में लगाया जाए तो देश भर की आवश्यकता के अनुसार खादी मिल सकती है। ऐसी अवस्था में कोई भी कम मजदूरी का प्रश्न नहीं उठाएगा, क्योंकि यह काम तो ऐसे समय में किया जाएगा जो बिल्कुल खाली होगा। उस खाली समय में किसान कुछ ना कुछ कमाएगा ही, और वह कमाई ऐसी भी नहीं कि उसका कुछ भी मूल्य ना हो। कम से कम वह अपने लिए तो इतना कपड़ा तैयार कर ही सकेगा जिससे उसको बाजार से ना खरीदना पड़े। मैं आपको अपने निजी अनुभव से बता सकता हूँ कि 1 घंटा प्रतिदिन काटने से हमें इतना कपड़ा मिल सकता है जितना कि एक औसत हिंदुस्तानी के लिए आवश्यक है, अर्थात 15 से 20 गज कपड़ा प्रति व्यक्ति। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो सस्ते महंगे कपड़े का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि खादी खाली समय में किए परिश्रम से प्राप्त हो जाएगी। खादी के संबंध में एक आधारभूत तथ्य है। हम जानते हैं कि आदमी सदा काम नहीं करना चाहता, कभी कभी उसे खाली बैठे रहना ही अच्छा लगता है। परंतु इन सब कठिनाइयों के अतिरिक्त मैं सोचता हूँ कि खादी का प्रचार और विस्तार असंभव नहीं है। अतीत में गांधी जी ने खादी आंदोलन आरंभ किया। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।